मूवी के शुरू में दिखाया जाता है कि एक बच्चा कमरे में सोया होता है और साथ वाले कमरे के शीशे में एक बूढ़ी औरत हाथ में मोमबत्ती पकड़े दिखाई जाती है। इसके बाद दिखाया गया है कि जॉश और उसकी बीवी रैनी अपने 2 बेटों और छोटी बेटी के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हैं और सुबह रैनी आपका बेटा डॉल्टन उसे कहता है कि मुझे मेरा कमरा पसंद नहीं। वो कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता पसंद आ जाएगा, मुझे भी रात सही तरह नींद नहीं आई। इसके बाद रैनी पियानो बजा रही होती है तो उसे बेबी केयर मशीन में बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो जाकर उसे उठाती है और बच्ची को चुप करवाती है। साथ ही उसे गैलरी से कोई आवाज़ आती है। वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। रात को जॉश घर आता है तो रैनी उसे पूछती है कि तुमने मेरा म्यूज़िक वाला बॉक्स तो नहीं देखा? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद सामान में इधर उधर हो गया होगा। डॉल्टन अपने रूम में खेल रहा होता है तो उसे गैलरी से कोई आवाज़ आती है। वो गैलरी में जाता है और लाइट जलाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ता है तो वो गिर जाता है और उसके सर पर चोट आती है और उसे गैलरी में अंधेरे में कुछ नज़र आता है और वो ज़ोर से चीखता है। उसकी आवाज़ सुनकर जॉश और रैनी भागकर उसके पास आते हैं और उसे अकेले खेलने से मना करते हैं और रैनी देखती है कि उसका म्यूज़िक बॉक्स गैलरी में होता है। रात को डॉल्टन सोया होता है तो उसकी खिड़की खुली होती है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उस खिड़की में कोई है। अगली सुबह जॉश डॉल्टन को उठाता है मगर वो जागता नहीं। उसके माँ बाप उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। डॉक्टर उन्हें यह कहता है कि इसका दिमाग बिल्कुल ठीक है, कोई गहरी चोट नहीं आई, लेकिन ये जाग नहीं रहा। मेरी मेडिकल हिस्ट्री में मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा। इसके बाद दिखाया गया है कि 3 माह गुजर जाते हैं और डॉल्टन को घर में ही मेडिकल केयर मिल रही होती है और एक मेडिकल अटेंडेंट उसे कुछ दिन के बाद चेक करने आती रहती है। रैनी पियानो बजा रही होती है तो उसे बेबी केयर मशीन में किसी की बोलने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ बहुत क्लियर होती है। वो भागकर अपनी बेटी के पास कमरे में जाती है मगर वहाँ कोई नहीं होता। रात को जब सोने का टाइम होता है तो रैनी का छोटा बेटा उसे बताता है कि मुझे डर लगता है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें किस बात का डर लगता है? तो वो कहता है कि मुझे डॉल्टन से डर लगता है। जब वो रात को उठकर चलता है तो मैं डर जाता हूँ। ये बात सुनकर रैनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और रैनी जॉश के पास रूम में जाती है तो उनके घर का मेन दरवाज़ा खटकता है। जॉश जाकर देखता है लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं होता और इसी दौरान छोटी बेटी रोना शुरू कर देती है। रैनी उसके कमरे में जाती है तो उसे वहाँ एक आदमी खड़ा नज़र आता है। वो चीखती है और जॉश भागकर उसके पास आता है कि अचानक घर का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जॉश देखता है तो घर का मेन डोर खुला होता है। वो अलार्म बंद करता है और दरवाज़ा भी बंद कर देता है और उसके बाद घर के बाकी कमरों में जाकर देखता है कि कहीं कोई अंदर तो नहीं आया। जब वो ये सब देख रहा होता है तो अचानक घर का अलार्म दोबारा बजता है और वो जाकर देखता है तो दरवाज़ा फिर से खुला होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जॉश अपने काम पर होता है और उसकी आंख लगती है और उसे ख्वाब में एक छोटा बच्चा सोया हुआ नज़र आता है। जॉश घर देर से आने लगता है। रैनी देखती है कि डॉल्टन की बेडशीट पर खून से बना किसी के हाथ का निशान होता है। वो जॉश को कॉल करती है और उसे घर बुलाती है। जॉश घर आता है तो वो कहती है कि तुम जानबूझकर घर लेट आते हो, तुम इन सब बातों को इग्नोर कर रहे हो। वो कहता है कि मैं कुछ भी इग्नोर नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ। वो खून वाली बेडशीट उसके हाथ में पकड़ाती है और उसे कहती है कि इस मामले को हैंडल करो। रैनी को रात को अपने रूम में फिर वही शख्स दिखाई देता है और वो बहुत डर जाती है। वो जॉश को कहती है कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी और वो लोग घर छोड़कर
नए घर में चले जाते हैं। वहाँ जॉश की माँ कॉरेन भी उनकी मदद के लिए आती है। रैनी को फिर उस घर में चीज़ें दिखाई देती हैं। जॉश की माँ इन दोनों को बताती है कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं इस घर में थी और मैं डाल्टन के रूम में गई। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके पास कोई खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं डाल्टन को मिलने आया हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा, मुझे डाल्टन चाहिए। जब वो ये बात कर रही होती है तो उसे जॉश के पीछे एक लाल चेहरे वाली बला नज़र आती है और वो बहुत ज़्यादा चीखना शुरू कर देती है। इसी दौरान उन्हें डाल्टन के कमरे में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो तीनों भागकर डाल्टन के कमरे में जाते हैं, लेकिन उसका दरवाज़ा नहीं खुलता। बड़ी कोशिश के बाद वो दरवाज़ा खुलता है और वो देखते हैं कि डाल्टन ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसका सारा सामान बिखरा पड़ा है। कॉलेन ये कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। इसके बाद दिखाया गया है कि दो लड़के स्पेक्स और टकर वहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि हमें एलिस ने भेजा है। हम ये देखने आए हैं कि क्या वाकई इस घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है या ये आपका सिर्फ वहम है। टकर अपने इक्विपमेंट के साथ घर के अंदर जाता है और उसे कैमरा में दो औरतें नज़र आती हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और एलिस को बुलाता है। एलिस जब घर में आती है तो वो घर में इधर उधर घूमती है और एलिस डाल्टन के कमरे में जाती है और उसकी छत पर उसे कोई नज़र आता है। वो स्पेक्स को कहती है कि इसकी तस्वीर बनाओ और स्पेक्स उसकी तस्वीर बनाता है। इसके बाद एलिस जॉश और रैनी को ये बताती है कि तुम्हारे बेटे के पास एक बहुत ही ख़ास किस्म की सलाहियत है। वो ख्वाब में अपने रूहानी जिस्म के ज़रिए इधर से उधर जा सकता है। उसे यही लगता है कि जैसे ये कोई ख्वाब है, लेकिन दर हकीकत वो अपने इस दुनियावी जिस्म को छोड़कर अपने जिस्मानी जिस्म से यहाँ वहाँ घूम सकता है। लेकिन इस बार उसे किसी ने देख लिया है और वो मुर्दा औरत जिसने उसे देखा है वो उसे हासिल करना चाहती है। वो उसका जिस्म हासिल करना चाहती है और वो ये चाहती है कि वो उसके ज़रिए इस दुनिया में आ सके। वो उसका जिस्म हासिल करके उससे बुरे काम करवाना चाहती है। वो उसके रूहानी जिस्म को उसके दुनियावी जिस्म से दूर रखकर उसे कमज़ोर करना चाहती है। जब ये सारी बातें जॉश सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एलिस और उसके साथियों को अपने घर से जाने का कहता है। रात को जब जॉश डाल्टन के कमरे में जाता है तो वो वहाँ बनी पेंटिंग्स को देखता है और वो सारी पेंटिंग्स डाल्टन में बनाई होती हैं और वो बहुत रोता है और उसे एलिस की सारी बातें याद आती हैं। वो लोग दोबारा एलिस को कॉल करते हैं और एलिस उन्हें कहती है कि मैं डाल्टन से रब्ता करने की कोशिश करती हूँ। वो सब लोग एक सर्कल में बैठ जाते हैं और एलिस डाल्टन के रूहानी जिस्म से रब्ता करती है। वो उसे पूछती है कि तुम कहाँ हो? तो डाल्टन उसे बताता है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे इसने कैद कर लिया है, मुझे इससे छुड़वाओ। वो ये सब बातें कर रहे होते हैं, कमरे की लाइटें जलना बुझना शुरू हो जाती हैं और डाल्टन का जिस्मानी जिस्म वहाँ आ जाता है और वो सबको गिरा देता है। इसके बाद वहाँ कुछ और बिलाएँ भी सबको नज़र आती हैं और रैनी और जॉश पर हमला करती हैं। एलिस ये सब देखते हुए फ़ौरन लाइट जला देती है। अगले सीन में दिखाया गया है कि एलिस जॉश की माँ को वहाँ बुला लेती है। जॉश की माँ जॉश को कहती है कि बेटा, मैं ये तुम्हें बातें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये बताना बहुत ज़रूरी है। वो उसे बचपन की तस्वीरें दिखाती है और उसे कहती है कि इस तस्वीरों में एक बूढ़ी औरत तुम्हारे पास खड़ी है। वो आहिस्ता आहिस्ता हर तस्वीर में तुम्हारे करीब से करीब तक होती चली गई। वो उसे बताती है
कि बचपन में तुम बहुत ज़्यादा डरते थे। और फिर एलिस ये बताती है कि जो एबिलिटी तुम्हारे बेटे में है वही एबिलिटी तुम में भी थी, और ये एबिलिटी उसे विरासत में तुमसे मिली है। हमने तुम्हारी याददाश्त को मिटा दिया ताकि ये बातें तुम्हें याद ना रहें, लेकिन अभी भी तुम अपने लाशऊर में तस्वीर खिंचाने से डरते हो। और डाल्टन को सिर्फ तुम ही ला सकते हो, क्योंकि तुमने उस अंधेरी दुनिया को देखा है। तुम्हारे अलावा और कोई डाल्टन को नहीं ला सकता। मैं तुम्हें उस अंधेरी दुनिया में भेज सकती हूँ, तुम वहाँ जाओ और डाल्टन को वापस लेकर आओ। जॉश मान जाता है और एलिस उसे अंधेरी दुनिया में भेज देती है। जॉश जब अंधेरी दुनिया में जाता है तो वहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और उसे बहुत ज़्यादा मुर्दे नज़र आते हैं। जब वो थोड़ा आगे जाता है तो एक बला उस पर हमला कर देती है। एलिस और बाकी लोग देखते हैं कि जॉश का जिस्मानी जिस्म हिल रहा है। एलिस उसे आवाज़ देती है और उसे कहती है कि तुम ज़िंदा हो, तुम इससे बहुत ताकतवर हो, इसका मुकाबला करो और इसको हरा दो। जॉश उस जिन का मुकाबला करता है और उसे हरा देता है। इसके बाद वो आगे जाता है तो एक लाल कमरे का दरवाज़ा उसे नज़र आता है। वो उसमें दाखिल होता है तो आगे डाल्टन जंजीरों के साथ बंधा हुआ रो रहा होता है। डाल्टन जॉश को देखता है तो बहुत खुश होता है और वो उसे बताता है कि जो मुझे यहाँ लेकर आया है वो ऊपर कमरे में है। इसके बाद डाल्टन डरा हुआ जॉश को कहता है कि उसने हमें देख लिया है। जॉश जल्दी से डाल्टन को उठाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो लाल चेहरे वाली बला उनके पीछे भागती है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। बड़ी जिद्दोजहद के बाद डाल्टन और जॉश वहाँ से निकल जाते हैं और जॉश डाल्टन को कहता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आया। और डाल्टन जाग जाता है। इसके बाद दिखाया गया है कि जॉश भी जाग जाता है और जॉश का रूहानी जिस्म अभी उसी अंधेरे दुनिया में है और वहाँ उसे शीशे में वही बुरी औरत हाथ में मोमबत्ती पकड़े हुए नज़र आती है। वो उसे बार बार कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे नहीं डरता। और इसके साथ ही जॉश का वापस इस दुनिया में आने वाला सीन दिखाया जाता है। घर के सब लोग बहुत खुश होते हैं और एलिस जॉश को कहती है कि ये सब अब ख़त्म हो गया। जॉश उसे कहता है कि अब ये मेरे बचपन की तस्वीरों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं और ना ही इनको मैं दोबारा देखूँगा, इनको कहीं फेंक दो। और वो एलिस को वो पिक्चर्स पकड़ाता है तो एलिस को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो जल्दी से कैमरा में जॉश की तस्वीर लेती है तो जॉश को गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा मेरी तस्वीर बनाने को? तुम्हें पता है कि मुझे तस्वीर बनाना अच्छा नहीं लगता, तुमने मेरी तस्वीर क्यों बनाई, क्यों बनाई, क्यों बनाई? और उसका गला दबाने लगता है और उसका गला दबा देता है। ये शोर सुनकर रैनी और जॉश की माँ भाग कर आते हैं तो वो देखते हैं कि एलिस कुर्सी पर मरी भरी पड़ी है और जॉश वहाँ नहीं है। आधे मिनट के बाद जॉश भी वहाँ आ जाता है और वो आगे कहता है कि नहीं नहीं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। रैनी बड़ी हैरानगी से जॉश की तरफ देखती है और उसके बाद वो कैमरा में उस तस्वीर को देखती है और वो तस्वीर जॉश की नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत की होती है। और इसके साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है।